हेलो नमस्कार साथियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा लोकतंत्र ऐसे ही कायम रहे और देश तरक्की करता रहे। भारत माता की जय। तो बेटा आज के टॉपिक को हम देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? भारत की विदेश नीति। बेटा इस वीडियो को तो 1% भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 नंबर का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में फंसता है। तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरी वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, इस चैप्टर का बेटा वेटेज जो रहने वाला है पेपर में वो 6 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का? 6। और 6 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं और क्वेश्चन फिक्स है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन चेंज होंगे, वही क्वेश्चन आएंगे जो बताऊंगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? तो चलो शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। देखो बेटा, पहले तो हमें समझना होगा चैप्टर का नाम को। चैप्टर का नाम है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति। पहले हमें समझ लेना चाहिए जी विदेश नीति क्या होता है। देखो सबसे पहले तो हम जानेंगे बेटा, देखो अपने एक लोकल एग्जांपल लेते हैं। लोकल एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। लोकल एग्जांपल का मतलब क्या है? जैसे देखो आपका ये मान लो घर है, अब यहां से लेके ये दूसरे घर हैं, ठीक है। इधर भी दूसरे घर हैं, ये दूसरी गली भी हो गई है ना, XYZ कई सारी जगहें होंगी। अब हो सकता है जी ये बीच में आपका हाउस था, ठीक है, योर हाउस। अब हो सकता है इससे आपके रिलेशन अच्छे हैं, इससे रिलेशन अच्छे नहीं है, इससे रिलेशन अच्छे हैं लेकिन इससे रिलेशन अच्छे नहीं है। यानी आपके घर के लोग तय करते हैं आखिरकार, आपके घर के लोग ही तय करते हैं ना कि आखिरकार किससे हमें रिलेशन अच्छा रखना और किससे अच्छा नहीं रखना। ऐसा ही होता है बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जैसे मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। अब यहां पे हो गया भैया ये पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। यहां हो गया मान लो जी ये हो गया चाइना, ये हो गया USA, ये हो गया USSR। अब USSR तो खैर खत्म हो चुके हैं, तो हम इधर रशिया ले लेते हैं, इधर कोई भी ले लो, जापान ले लो, इधर ब्राजील ले लो, XYZ कोई भी देश ले लो, है ना। जब हमने देख लिया, अब देखो हम भारत के लीडर, हमारे जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, वो ही तय करेंगे ना कि भारत को किसके साथ अच्छे संबंध बनाने और किस पे मिसाइलें गिरानी है, ठीक है। ये 2 देश हैं जिन पे मिसाइलें गिराई जाएंगी, और ये कुछ देश हैं जिनके साथ इस पे भी गिराई सकते हैं, कोई खैर बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से इससे भी तनातनी रही है, ठीक है। और बाकी देशों के साथ हमारे संबंध क्या रहते हैं? थोड़े नॉर्मलाइज रहते हैं, ना ही ज्यादा बुरे ना ही ज्यादा अच्छे। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं बेटा, जैसे कि हो गया हमारा USSR, रशिया हो गया। आज के टाइम पे रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, तो इंडिया तय करेगा ना। अब देखो जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति बदलती है, वैसे वैसे हमें विदेश नीति भी बदलनी पड़ती है। तो हम शुरू से लेके यानी 1947 से लेके अब तक हमारी विदेश नीति कैसी रही, ठीक है, यानी कि टिल 2026 हमारी विदेश नीति कैसी रही, हमने क्या क्या चीजों को अपनाया, हर एक चीज को समझने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? चैप्टर का मतलब समझ आ गया ना, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि विदेश नीति भी क्या होता है, यानी कि दूसरे देशों से हम कैसे संबंध रखेंगे, उसी चीज की नीति को क्या कहते हैं? विदेश नीति कहते हैं या फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना कि भारत आजाद कब हुआ। भारत आजाद हुआ 1947 में। कब आजाद हुआ जी? 1947 में इंडिया आजाद हुआ। जैसे ही इंडिया आजाद हुआ बेटा, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है, कौन बने? आप कहेंगे PT नेहरू। कौन बने? PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे क्या बने बेटा? पहले विदेश मंत्री और पहले प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा? तो जब ये हमारे विदेश नीति और विदेश मंत्री बने, यानी कि अब इन्हीं को हमारी विदेश नीति को संभालना था, तो इन्होंने कुछ टारगेट भी रखे होंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य, ठीक है, 3 बड़े उद्देश्य। 2 नंबर का हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे 3 बड़े उद्देश्य क्या है बेटा? पहला उद्देश्य तो है
संप्रभुता को बचाए रखना। संप्रभुता का मतलब क्या है, देखो हमें बड़ा संघर्ष करने के बाद, एक लंबा संघर्ष करने के बाद संप्रभुता प्राप्त हुई है। संप्रभुता मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी प्राप्त हुई है। तो क्या हम उस संप्रभुता को गवा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, उस संप्रभुता को तो हम संभाल के रखेंगे। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना, यानी हम अपने देश के और खंड नहीं होने देंगे और हम अपने अखंड भारत का निर्माण करेंगे, एक भारत का निर्माण करेंगे। और जो तीसरा था बेटा, जो तीसरा लक्ष्य था वो था तेज गति से आर्थिक विकास करना, क्योंकि देखो हमारे देश में गरीबी बहुत थी। तो नेहरू जी ने तीसरी विदेश नीति का स्तर रखा कि हम तेज गति से अपने आर्थिक विकास पर ध्यान देंगे। क्लियर हो गई बात? अब उस विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए बेटा देखो हमारे सामने ना उस टाइम पे जब भारत आजाद हुआ उसी टाइम पे बेटा कोल्ड वॉर भी चालू हुआ था, यानी कि 1945 में। इस टाइम पे वर्ल्ड दो भागों में बटा हुआ था, आपको कई बार बता चुका हूं मैं। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। अब जब ये दो भागों में बटा हुआ था तो भारत पे एक ऑप्शन था, या तो भारत यूएसए से मिल जाए या भारत यूएसएसआर से मिल जाए। ठीक है, जब ये दोनों ऑप्शन भारत के सामने दिखाई दिए तो भारत ने क्या कहा, जी ना मैं इससे मिलूंगा ना मैं इससे मिलूंगा। तो भारत ने एक नीति अपनाई जिसे क्या कहा गया बेटा, गुट निरपेक्षता की नीति। क्या कहा गया? गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति, ठीक है। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब क्या है बेटा, दोनों ही गुटों से अलग रहने की पॉलिसी, यानी ना ही भारत अमेरिका की साइड अपना प्रभाव रखेगा और ना ही भारत यूएसएसआर की साइड अपना प्रभाव रखेगा। इसी को क्या कहा गया बेटा, NAM के नाम से, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसकी शुरुआत बेटा सबसे पहले हुई एफ्रो एशियाई सम्मेलन से। किससे? एफ्रो एशियाई सम्मेलन, एफ्रो एशियाई सम्मेलन। ठीक है, अब कहोगे सर ये एफ्रो एशियाई सम्मेलन क्या है? एफ्रो मतलब अफ्रीका, एफ्रो मतलब अफ्रीका और एशियाई मतलब एशिया। तो अफ्रीका और एशिया के, ठीक है, जितने भी नव स्वतंत्र देश थे, नव स्वतंत्र का मतलब जानते हो ना, नए नए आजाद हुए नव स्वतंत्र देश। तो भारत का मानना था ये जो नए नए आजाद हुए हैं ये दोबारा या तो इसके गुलाम बन जाएंगे या इसके गुलाम बन जाएंगे, या इस पे डिपेंड हो जाएंगे या इस पे डिपेंड हो जाएंगे। तो इन नव स्वतंत्र देशों को इन दोनों गुटों से अलग रहने की पॉलिसी अपनानी चाहिए, दोनों के दबाव से मुक्त रहने की पॉलिसी अपनानी चाहिए। उसी पॉलिसी को क्या कहा गया बेटा, गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। क्या कहा गया? आप कहेंगे सर इसी को गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। ठीक है, अब गुट निरपेक्षता की नीति से एक क्वेश्चन आया था बेटा 2 नंबर का। अच्छा ये याद रखना, जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन था बेटा कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये 1956 में। कब? 1956 में बांडुंग में हुआ था। बांडुंग बेसिकली इंडोनेशिया का एक शहर है। कहाँ का? इंडोनेशिया। और इसका जो गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चा? बेलग्रेड। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी, पीटी नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्लियर हो गई बात? याद है का बच्चा? अब इसके बाद बेटा हमें एक चीज देख लेनी चाहिए, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है कि भारत अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को हमेशा साध नहीं पाया। साध ना पाने का मतलब क्या है? पूरे तरीके से भारत उस पर अमल नहीं कर पाया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो आपको इसमें एग्जाम्पल देना होगा। जी हमें कई बार ऐसे चांसेस भी दिखाई दिए जब भारत अपनी गुट निरपेक्षता की नीति पर अमल नहीं कर पाया। ठीक, जैसा कि हम देखें जब बेटा ब्रिटेन ने, किसने? ब्रिटेन ने क्या किया एक बार? ब्रिटेन बेसिकली नाटो का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? नाटो का। ठीक है, जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले पर, किसके? स्वेज नहर के मामले पर किस पर हमला कर दिया? हमला कर दिया जी मिस्र पर। किस पर? मिस्र पर। तो भारत ने इसकी विश्व स्तर पर आलोचना की। भारत ने कहा जी ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था ब्रिटेन को। लेकिन उसी रूप में जब यूएसएसआर ने, किसने? यूएसएसआर ने हंगरी पर हमला किया, हंगरी पर हमला किया, तो भारत इस जवाब में कुछ नहीं बोला। भारत बिल्कुल चुप्पी साधे रखा, जिससे पता लगता है भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति का झुकाव था वो किसकी साइड था? कुछ हद तक वो सोवियत संघ की साइड था। याद रहेगा? आपको ये एग्जांपल देना पड़ेगा पेपर में। और उसके बाद आप बता भी सकते हो 1971 में हमने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को थोड़ा दरकिनार करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सोवियत संघ से 20 वर्षीय संधि भी साइन
की थी। जब पाकिस्तान की मदद कर रहा था कौन? अमेरिका। तो हमें भी तो हथियार चाहिए थे। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया था? इसीलिए तो अपनाया था भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी कि अगर कोई एक हमारे विरुद्ध होता है तो हम दूसरे की मदद से उसका सामना कर सके। क्लियर हो गई बात? इसमें बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आज मैं आपको, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में आता है। ठीक है, फिर इसके जो पार्ट 2 आएगा बेटा, इसके पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो भारतीय विदेश नीति थी, क्या थी? भारत की विदेश नीति थी वो चाइना के प्रति कैसी रही, पाकिस्तान के प्रति कैसी रही, है ना, और उसके साथ साथ बच्चा वो अन्य देशों के प्रति कैसी रही और किस तरीके से बदलाव होते रहे समय के अनुसार। क्लियर हो गई? तो इसमें एक लास्ट टॉपिक को हम देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। ठीक है, भारतीय विदेश नीति के विशेषताएं, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, नीति की विशेषताएं। आखिरकार जो भारतीय विदेश नीति है उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता थी गुट निरपेक्षता की नीति। क्या थी? गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति तो मैंने आपको समझा ही दिया बेटा क्या है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या रही बेटा? पंचशील एग्रीमेंट। क्या रही? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता क्या था बेटा? ये बेसिकली जो हुआ था वो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। किसके और किसके बीच? आप कहेंगे सर ये इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच बेसिकली क्या हुआ था बेटा? एक पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। 5 बातों पर साइन हुआ था कि हम सब हम दोनों देश इन 5 बातों को मानेंगे। ये बेसिकली अप्रैल 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954, अप्रैल 1954। भारत की साइड से साइन किसने किए? भारत से किए जी साइन पीटी नेहरू। ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा चाइना से किसने साइन किए, तो चाइना से साइन किए यहाँ पे किसने किए? चाओ एन लाई। किसने? चाओ एन लाई ने। याद आएगा बच्चा? फिर उसके बाद बेटा इसमें 5 चीजों पर सहमति हो गई। उसके बाद हमारी विदेश नीति की क्या खासियत हो सकती है? हमारी परमाणु नीति। परमाणु नीति में बेटा हमने साफ साफ बता रखा है कि हम किसी भी तरीके से सबसे पहले परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और परमाणु का इस्तेमाल हम कभी युद्ध नीति के लिए करने वाले नहीं है, किसी छोटे देश को डराने धमकाने के लिए करने वाले नहीं है। हम हमेशा ही परमाणु का शांतिपूर्वक इस्तेमाल करेंगे। फिर उससे अगली विशेषता आप लिख सकते हो बेटा युद्ध ना करने की नीति। ठीक है, भारत कभी भी युद्ध नहीं करता, शुरुआत नहीं करता। ठीक है, कभी भी देख लेना बेटा जितने भी भारत के युद्ध हुए भारत की साइड से शुरुआत नहीं हुई। ठीक है, युद्ध ना करने की नीति भारत की साइड से शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत हमेशा दूसरे देश ने की है। तो जब दूसरे देश शुरुआत करते हैं तो भारत छोड़ता भी नहीं है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमें पहले से सिखाया, पहले करो मत, करे तो छोड़ो मत। ठीक है, वही हाल हम पाकिस्तान का करते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर शांति बनाए रखने की नीति। ठीक है, विश्व शांति। मैं लिख देता हूं विश्व शांति। विश्व शांति का मतलब आप समझते ही होंगे बेटा। देखो आपने जब भी सुना होगा, ठीक है, भारत ने हमेशा विश्व शांति की बात की है और उसमें यूएनओ को सहमति दी है। भारत चाहता है कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे, और इसके लिए रोल प्ले करना चाहिए किसको? यूएनओ को। क्लियर? ये विदेश नीति भी क्लियर हो गई। उसके बाद बेटा ये एक सबसे जरूरी विदेश नीति का जो हिस्सा है भारत की, वो है संपूर्ण विश्व एक परिवार। एक परिवार। शुरू से ही बेटा भारत हमारा एक ऐसा देश रहा है जिसने पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखा है। इसे आप कह सकते हो संपूर्ण विश्व कुटुंबकम। कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? एक परिवार। ठीक है, इधर इजी वर्ड लिख दिया मैंने आपको ताकि आपको याद हो जाए। तो भारत का आपने शुरू से ही सुना होगा बेटा, भारत हमेशा ही चाहता है कि विश्व एक परिवार की तरह है। आपने भारत की पॉलिसीज भी सुनी होंगी। भारत में जब मंदिरों की आरती होती है उसके बाद भी एक चीज सुनी होगी, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो, यानी कि भारत ये नहीं मांगता कि सिर्फ भारत का फायदा हो। भारत क्या मांगता है? संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, पूरे भारत का फायदा हो। और बेटा हमने तो हमेशा से ही एक नीति अपनाई है कि जिसे भी हमारी सहायता चाहिए,
जिसे भी हमारी शरण चाहिए भारत ने हमेशा से दी है। ये आज से नहीं, ये राम युग से चलता आ रहा है। प्रभु श्री राम ने भी विभीषण को शरण दी थी, ठीक है। हमने 1959 में दलाई लामा को भी शरण दी थी इंडिया ने। और अभी जहाँ बांग्लादेश में इतने जुर्म हो रहे हैं हिंदुओं के साथ, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उन्हें भी हमने शरण दे रखी है। तो भारत हमेशा से ही पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखता हुआ आया है। क्लियर हो गई बात। ये भारत की परमाणु नीति की 6 विशेषताएं हैं। अगर आपका 6 नंबर में पूछता है, 6 मार्क्स का पूछता है, आप थोड़ा थोड़ा इन्हें डिफाइन कराओ, जितना मैंने आपको बताया है 6 मार्क्स पक्के। क्लियर हो गई बात। अगर बच्चा वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और दूसरे पार्ट का इंतजार जरूर करें, क्योंकि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जैसे कि भारत चीन संबंध, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान, ठीक है। और उसी के साथ बेटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि क्या विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय दबाव और देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनती है, ये सारे XYZ टॉपिक आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, और बिल्कुल चैप्टर को क्लियर कर दूंगा। तो अगली वीडियो का इंतजार जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।